क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए आंसर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, ए ही है, यानी कि धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो भोपाल में, शिवपुर में, या फिर ग्वालियर में है, या फिर आपका जबलपुर में है। तो ये भोपाल में बनाया गया, यानी आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीर बुधन का मेला कहाँ लगता है? तो ये पीर बुधन का जो मेला है वो शिवपुरी में लगता है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि आप रिवीजन ही कर रहे हैं, फास्ट ही करेंगे, तो आप भी फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मालवा का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम शिवराज सिंह चौहान जी बिल्कुल नहीं कहते हैं हम, उनका नाम है मिश्री लाल गंगपाल, जिनको मालवा का गांधी कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैतूल का गांधी किसे कहते हैं? याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको टिक कर लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश को जो भी जीके का क्वेश्चन है इनमें वनडे एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको रट्टा लगा लेना है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा आंसर है कि बैतूल का गांधी मध्य प्रदेश में भिल्लाजी धोटे कहते हैं, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? तो उनका नाम है मेघा परमार। याद रखिएगा, मेघा परमार जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये 2005 में फर्स्ट टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा जी जो है ना वो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो होशंगाबाद में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। छिंदवाड़ा में नहीं, रायसेन में नहीं, ग्वालियर में नहीं, बल्कि होशंगाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये न्यूज़ में भी रहते हैं, तो न्यूज़ अगर आप लोग देखते हैं, देखा करें, अगर नहीं देखते हैं तो काफ़ी न्यूज़ से काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, कहाँ के कौन सीएम है, कहाँ की कौन सी कैपिटल है और कहाँ के कौन राज्यपाल है। ये सारी चीज़ें हम न्यूज़ से ही याद कर सकते हैं। तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, क्योंकि रील्स देखते रहते हैं ना, तो इससे अच्छा न्यूज़ ही देखे रह रहे हैं, तो आंसर से यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसमें तो टाइम वेस्ट करते हैं बेवजह का, तो अगर न्यूज़ देखेंगे तो उसमें अगर देखने लगेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा आपका और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, तो न्यूज़ देखा करेंगे मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, खंडवा में। तो कहाँ हुआ था किशोर कुमार जी का जन्म? इनका जन्म हुआ था खंडवा में। आंसर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था 1980 में। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि जो मतलब जो बच्चे वगैरह ना वो कारखानों वगैरह में काम पे लगा देते थे, कभी शादी कर देते जल्दी में, तो बचपन बचाओ आंदोलन आया था मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये आंदोलन कौन लेके आया था? तो उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी इनका नाम था, तो 1980 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट मैंने कल बताया, इसको बाघ का राज्य भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आपके पास आया कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप मध्य प्रदेश को ही लगाएंगे, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और बाघ का राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले राज्य सीएम कौन बने थे? तो वो थे रविशंकर शुक्ल। याद रखिएगा, रविशंकर शुक्ल। आंसर ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सोन नदी पर बना हुआ है, और सोन नदी जो है ना वो आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी बिल्कुल होगी, क्योंकि यहाँ पर आ गया गंगा, फिर आपकी आ गई यमुना, यहाँ पर बनारस में मिल जाएगी आके, नहीं ये यमुना की हो जाएगी, सोन केन वेतमा सोन करके, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्या जनगण मन है? हिंद देश का प्यारा झंडा? नहीं, ये तो आप काट ही देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी आप काट ही देंगे। हाँ, हमारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये कल्पना चावला जी ने कहा था जब वो अंतरिक्ष में गई थी, तब उन्होंने मतलब स्पेस से यहाँ इंडिया से बात की थी, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा अगर पूछा यार राष्ट्रीय गीत आपका, तो आप लगाएंगे वंदे मातरम। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओके, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताए? तो इस्लामाबाद आपको पता ही होगा, रावलपिंडी नहीं है, वहाँ का एक इंपॉर्टेंट शहर है। कराची इंपॉर्टेंट शहर है, लाहौर का इंपॉर्टेंट शहर है, और इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी है, कहाँ की? पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो ये भूटान का हो जाएगा। देखिए भूटान कहाँ पर है? भूटान में राष्ट्रीय पशु जो माना गया है वो गाय को माना गया। इंडोनेशिया में नहीं है, भारत में नहीं है, और नेपाल में भी नहीं है। हाँ, हमारे भारत में भी पवित्र माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भूटान में भी राष्ट्रीय पशु इसको डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मंदिरों का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत का मंदिर भुवनेश्वर को भारत के मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है चमड़ा अनुसंधान आपका? ये आपका हो जाएगा
नागपुर, नई दिल्ली या फिर चेन्नई या फिर नासिक। तो ये आपका चेन्नई में होगा, आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो लालगढ़ पहले से बिल्कुल नहीं, उम्मेद भवन है बिल्कुल, हवा महल है, आंसर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, याद रखिए कुछ इस प्रकार, यानी बुद्ध में बा में छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है, तो इनका जन्म भी याद रखिएगा। जहाँ पर हुआ था उसमें भी छोटा ऊ की शुरुआत में पहले मात्रा लगती है, कि लुम्बिनी। मैं याद करने की एक निमोनिक बता रही हूँ, ऐसे याद रख सकते हैं आपको। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी टच थोड़ी खराब हो रही है फ़ोन की। लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक कौन थे बताइए, आपका अगर आंसर पता है। लीलावती के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे भास्कराचार्य, यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो MBT थे, MBT थे, बहुत ही MBT फेमस, MBT फेमस सम्राट थे, क्योंकि इनको एक तरह से सन की भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे मतलब नए नए काम किए थे, सिक्कों की बंदी कर दी थी, फिर नए सिक्के चला दिए थे, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे। इनके टाइम में वो आया था इब्न बतूता, IBT तो MBT से, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखना, इनके टाइम में IBT मतलब इब्न बतूता आया था। तो कौन था वो शासक? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT, इनको शॉर्ट में एब्रीविएशन में MBT कहा जाता है, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलसंधि है वो कौन सी है? ग्रेट चैनल बिल्कुल नहीं है, तो US और इधर यूरोप में है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, ये भी नहीं है। पाक जलसंधि बिल्कुल यही है, आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली संधि पाक जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी नमी, यानी कि जो पानी को है ना धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो लेटराइट तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो पानी रुकता ही नहीं है, सूखी मिट्टी होती है नहीं, रेड कलर सी। शुष्क मिट्टी तो ये भी नहीं होती है, कछारी मिट्टी ये भी नहीं होती, काली मिट्टी। जो ब्लैक सॉइल होती है ये पानी को धारण करने की क्षमता रखती है, आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे बोर्ड बताइए किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1905, यानी कि 1905, आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सबसे ज़्यादा जो सन की एनर्जी है वो आती है आपकी भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर, इसको भूमध्य रेखा विषुवत रेखा एक ही बात है, तो वहाँ पर सीधी रेखा में आती है। मेरी टच फोन की खराब हो रही है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1952 में, याद रखिएगा, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो वो है राज्यसभा। कहाँ पर लिखा हुआ? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, आंसर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो कृषि पर था, याद रखिएगा। सबसे जो पहले हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी उसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर पर ही था, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? ये आपकी पुणे में स्थित है, याद रखिए, आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो आपका कवक नहीं होगा, जीवाणु तो बिल्कुल नहीं होगा, शैवाल भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर शैवाल नहीं है, ये आपका वायरस यानी कि विषाणु है। जो विषाणु होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डेड फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा आपको डेड फॉर्म में मिलेंगे। डेड फॉर्म में मतलब मृतक रूप में होते हैं, लेकिन जैसे इन्हें कोई जीवित होस्ट मिलता है, ये जीवित हो जाते हैं। ये हमेशा डेड फॉर्म में रहेंगे, एयर में हर जगह रहते हैं, लेकिन ये कोई जीवित होस्ट मिला इनका अपना, तो उसमें जीवित हो जाते हैं। होस्ट मतलब जीवित, मतलब कोई जीवित जंतु में जाएंगे तो ये जीवित हो जाएंगे और अपना काम करने लग जाएंगे, आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने की थी, ये तो आपको पता ही होगा, आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही है, एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने की थी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस था वो आपका मनाया गया था 1974 में, कहाँ पर लिखा हुआ है 1974, आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता है? तो किसने जीता है बताइए, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप, ये किसने जीता हुआ है इनका? ये हाँ भारत ने, हाँ बिल्कुल भारत ने तो जीता है। किसने 2025 पुरुष हॉकी, हाँ ठीक है भारत ने जीता, आंसर से यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अच्छा अभी US का पूछा गया, ये जो जीता है इनका नाम है कार्लोस अलकराज। कहाँ पर है? कार्लोस अलकराज जी ने 2025 में जो US में यानी कि अमेरिका में जो ओपन पुरुष एकल खिताब मतलब जो हुआ, तो वो एकल खिताब जो है ना वो इन्होंने जीता है, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में
पीएनबी ने पंजाब नेशनल बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो वो राजस्थान के साथ किया है, याद रखिएगा क्योंकि उसका पड़ोसी राज्य पड़ता है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, तो इसका जो आयोजन है वो आपका दुबई में किया गया। आंसर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है उस अच्छा, अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, हम फास्ट इनको भी कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम जो है ना से लिखा जाता है तो चाकू से क्या होता है? काटा जाता है यार। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो इजी था, आप कर लेंगे। अच्छा, अगला है कथन और निष्कर्ष वाला। क्या है? सभी बाघ बिल्लियां हैं, तो इसका बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम। यहाँ पर सभी मैंने कर दी हैं बिल्लियां, कैट, ठीक है। सभी नहीं, यहाँ पर हमें बाघ नहीं करना था, इरेज करती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर सभी बाघ यानी टाइगर, सभी टाइगर कैट है। फिर आगे क्या कहता है दूसरा कथन? सभी बिल्लियाँ मरजारिया है। ये मरजारिया क्या होता है? चलो जो भी है, सभी जो बिल्लियाँ हैं ना, वो सभी बिल्लियाँ जो है ना वो है आपकी मरजारिया, पता नहीं क्या है, मरजारियाँ होती हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष पूछा गया है कि कुछ मरजारियाँ, देखिए याद रखिएगा जब भी सर्कल में पूछा जाए और आपको छोटे सर्कल से मतलब अंदर के सर्कल से बाहर जाना हो तो सभी, जैसे अगर निष्कर्ष में कहा जाए कि सभी जो बाघ है यानी कि टाइगर हैं वो बिल्लियाँ हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो अंदर वाला सर्कल है ना वो सभी बाहर जाएगा तो वो सभी में आएगा। अगर बाहर से आप अंदर जा रहे हैं, मतलब कहें हम अगर कहें सभी मरजारियाँ टाइगर सभी मरजारियाँ टाइगर होंगी तो गलत हो जाएगा। अगर कहें कुछ मरजारियाँ टाइगर होंगी तो ये सही हो जाता है। तो बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला सही हमेशा होगा, और जो अंदर से बाहर जाएंगे और उसमें सभी आ जाए तो वो हमेशा सही होगा। तो देख लेते हैं हमें निष्कर्ष में। निष्कर्ष पहला देखिए क्या है? कुछ मरजारियाँ। अब कुछ मरजारियाँ बाहर से हम जा रहे हैं अंदर के लिए, देखिए कुछ मरजारियाँ बाघ हैं यानी कि टाइगर हैं, तो पहला तो हमारा बिल्कुल सही होगा। मैंने अभी बताया आपको बाहर से अंदर के लिए कुछ लेकर जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दूसरा वाला निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी बाघ मरजारियाँ हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सभी बाघ मतलब टाइगर, सभी टाइगर जो है ना वो मरजारियाँ हैं, वो अंदर से बाहर के लिए जा रहे हैं और सभी इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा कथन निष्कर्ष बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तीसरा वाला निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ मरजारियाँ बिल्लियाँ हैं। फिर हम कुछ कर रहे हैं और मरजारियों से हम अंदर के लिए जा रहे हैं, इनकी मरजारियाँ बिल्लियाँ हैं, इनकी कैट है, तो ये भी हमारा सही होगा। तीनों निष्कर्ष इसमें सही है। देखिए ऑप्शन कौन सा है? सभी निष्कर्ष पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा पहला सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप स्क्रीन को पॉज करें और खुद अपने आप ट्राई करें, कोशिश करें लगाने के लिए, और नहीं समझ आए फिर उसको देखें कि मैंने कैसे किया है। क्वेश्चन अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरता है, ठीक है। LMQRVW, तो बताइए क्या होगा इसका, कुछ देखते हैं इसमें करके क्या होगा इसमें। एल कितने पे आता है? एल आता है हमारा 12 पर, है ना। एल आता है LM, हाँ L 12 पर आता है, M आता है हमारा 13 पर, ओके। QMNOP पे 18 पे आता है, नहीं ये 17 पे आता है। R हमारा 18 पे आता है, 18 पर आता है, इनकी प्लेस वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। V जो है ना UVV हमारा आता है 22 पर, UVW हमारा आता है 23 पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, 12 के बाद ये 17 हुआ है, ये 17 हुआ है, यानी कि +5 जोड़ा गया इसमें, ठीक है। यहाँ +5 जोड़ा गया है, फिर Q से जब हम आप 22 पे आए हैं, यानी 17 और +5 करेंगे तब भी 22 होगा। ओहो ठीक है, 5 ऐड हो रहे हैं। देखिए जब L में यानी कि L में आप 5 जोड़ेंगे तो Q पर पहुँच जाएंगे, Q में अगर 5 जोड़ेंगे तो V पे पहुँच जाएंगे। अगर V में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? V में 5 जोड़े तो V देखो UV, V के बाद WX/Z हो गया, फिर बाद में क्या आएगा लास्ट में? Z तो हो गया 4 तक, फिर आएगा हमारा फिर से A स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा A आने वाला है, ठीक है। A आ जाएगा। M में देखो, M में अगर मैं R आता है, M 13 पर है और 18 पर है, इसका मतलब M में कितना जोड़ा? में 2 और 3 5, हाँ 5 इसमें भी जोड़ा है। M में अगर 5 जोड़ेंगे तो R आ जाएगा, R में अगर 5 जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, W में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? WX/Z AB, हाँ तो B आएगा इसका, तो इसका मतलब इसका आंसर AB आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। आंसर C इज करेक्ट है। आप देख पा रहे हैं, और अच्छे से स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, फिर अपने आप तो करने की कोशिश करें, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो T से पसे उसी प्रकार संबंधित, अच्छा ठीक है। ये जो है ना इसे रिलेट करता है, तो नेक्स्ट वाला किससे रिलेट करेगा? ओके, यहाँ पे देखिए TSQJHG, यहाँ पे मैं प्लेस वैल्यू रख लेती हूँ। यहाँ पर ये जो T है ना, अच्छा मुझे कुछ चीज़ दिख रही है यहाँ पे, देखिए ये कुछ मैच कर रहा है, हाई स्कूल। जो S जो है ना इसका ऑपोजिट होता है H, Q का ऑपोजिट होता है J, और T का ऑपोजिट होता है G। अगर आपको ऑपोजिट नंबर नहीं याद है तो रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी भी एक ट्रिक होती है, आप गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके आराम से याद कर सकते हैं। जो ABCD में ऑपोजिट वर्ड कौन से होते हैं, तो T मतलब जिसका होता है GT रोड, हाई स्कूल, J के इनकी जेब कतरा वगैरह करके ऐसे कुछ होता है इनकी ट्रिक, तो इनका तो ऑपोजिट है। इसके मतलब L का ऑपोजिट क्या होगा? L का होता है लो, यानी कि LO लो। T का होता है GT रोड। M का होता है N, इसका मतलब हो जाएगा OGN नहीं यहाँ पर उल्टा हो गया, देखो लास्ट वाला यानी कि T से इससे अपोजिट किया गया ना, तो इसका मतलब T का L का लास्ट में आएगा O, T का जो है ना बीच में आएगा GT,
और एम का यहाँ पर आएगा, एम का हो जाएगा NGO हो जाएगा इसका। ए इज करेक्ट है, ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से अच्छा, मतलब टेलीफोन संचार से रिलेट करता है तो रेडियो किससे रिलेट करेगा। ओके देखिए टेलीफोन जो है ना वो एक कम्युनिकेशन इससे होती है, ठीक है, यहाँ पे सही लिखा है। इसको हिंदी में संचार ही कहते हैं। टेलीफोन से संचार किया जाता है तो रेडियो से क्या कहते हैं, रेडियो से कहते हैं ना प्रसार भारती न्यूज शुरू हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना रेडियो पर प्रसारण शुरू हो गया है तो प्रसारण होता है यहाँ पर देखो ऑप्शन में लिखा है प्रसारण। आंसर बी आपका यहाँ बिल्कुल। कहानियाँ सुनाई जाती हैं जी बिल्कुल नहीं, कला होती है बिल्कुल नहीं, रेडियो में तो प्रसारण होता है ना, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और इनमें से एक जो है ना वो विषम है यानी कि अलग है, तो हम अलग जो है ना वो ढूंढना है। LMNOP यहाँ पर देखिए आप, एक का गैप हो रहा है, एल के बाद एम आता है ना, एम के बाद फिर एन आ गया, एम के बाद एन, एन के बाद ओ आता है फिर पी आ गया, एक का गैप हो रहा है यानी कि 1 गैप हो रहा है, एक का गैप हो रहा है एक का। इसमें देखिए BYZA आता है, ABC बिल्कुल सही है, ये भी एक का गैप है। RSTU ये नहीं हो रहा है, CDE आता है, ई के बाद EF आता है, एफ नहीं है तो जी है बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही है क्योंकि एक का गैप सिर्फ इसमें नहीं है बाकी सभी में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, देखते हैं। इन्होंने कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है यानी कि 1024-1600 2000 2500 3125, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं इधर वाले हिस्से को, पहले हम इसको देख लेते हैं। जो इसमें सीरीज बन रही होगी पीछे हम वही उसमें लगा देंगे। तो 1600 से 2000 कैसे हुआ, 2000 से 2500 कैसे हुआ, 2500 से 3125 कैसे हुआ। अच्छा अगर मैंने 1600 को मल्टीप्लाई इसके सवा से कर दिया, 1.25 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 अगर मैं काट दूंगी तो ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकन 16 और 4 20 मिल गई सीरीज। 2000 को मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया तो 2 0 गया, 20 का मैंने 125 में किया, कितना हुआ 20 पंचे 200 होता है ना, 20 पंचे 100 होता है, 20 पंचे 100 तो 10 लग गया, 20 दूनी 40, 40 और 10 50 का 0 यहाँ से लगा 5, ओके 20 एकड़ 20 और एक 25 आ गया। अब मैंने आगे सॉल्व नहीं करना है यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं टाइम जाए अपना क्यों करूँ, तो मैं कर दूँगी क्या करूँगी सीधे डायरेक्ट 1024 में 1.25 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आगे सभी में होगी तभी ये नंबर आगे इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आपका आ जाएगा, कर लेते हैं डायरेक्ट 124 मल्टीप्लाई 1.25 में इंटू कर लेते हैं, 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 2 2 दूनी 5 दूनी 10 2 12, 12 का 12 आ जाएगा, 2 5 एकन 5 आएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 2 दूनी 4 यहाँ पर आ जाएगा और ए 2 0 का 0 और ए 2 एकन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 आ जाएगा 0 आ जाएगा, मैं इसको ऊपर पहुँचा देती हूँ, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 का 0, ठीक है, 8 2 10 4 14 का 4, ओके 4 4 नहीं यहाँ पे गलत हो गया ना, हाँ 8 2 10 का 0 यहाँ पर, ठीक है, 4 4 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 5 2 7 1 का 8, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 का 0 आ गया, 8 2 10, अच्छा यहाँ पर 0 आएगा ना, और ये इसकी इसमें है 4 4 8 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा फिर से 1, यहाँ पर 5 2 6 1 7 1 8 यहाँ पर, ठीक है, 2 का 2 2 आ जाएगा और 1 का 1, तो 0 कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो 2 के बाद 0 लगा देना है, तो कितना हमारा आ जाएगा, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नहीं 1280 कहाँ पर लिखा है, देखो नहीं लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, आंसर हमारा हो जाएगा आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही, आप सॉल्व कर लेना और कैलकुलेशन भी। क्वेश्चन अगला है, नीचे दी गई आकृति, अच्छा नीचे दी गई आकृति का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें लड़कियां जो लड़कियां कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित का प्रतिनिधित्व करती हैं। ओके देखो यहाँ पर ये लड़कियां जिस वाले सर्कल में है वो कार्यरत हैं, ये वाली जो है ना वो सारी लड़कियां हैं और इसमें कुछ विवाहित हैं, तो लड़कियां हैं इसका मतलब जो विवाहित है उनको निकाल दीजिए सर्कल वाले में, जो बची हैं वो सब अविवाहित ही होंगी क्योंकि विवाहित अगर इसमें तो बच्ची अविवाहित होंगी। इन्होंने देखो एक अगर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसमें सिर्फ लड़कियां आएंगी, लेकिन जो यहाँ पर 2 वाला नंबर जो है ना वो कार्यरत भी और लड़कियां भी, इसका मतलब आंसर हमारा 2 आना चाहिए। 2 किसमें लिखा है, सी में लिखा हुआ, आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो नोट को क्या लिखेंगे। सी तीसरे नंबर पे आता है, प्लेस वैल्यू लिखती हूँ एक बार, तीसरे नंबर पे आता है, जी आता है हमारा 7वें नंबर पर। ओके तो 3 5 है
3 4 7 ओके। ओ हमारा आता है 15 पर और जी हमारा 19 पे आता है, इसके मतलब इसमें भी 4 ऐड हुए हैं। एल हमारा 12 पे आता है, पी हमारा 16 पे, इसमें भी 4 ऐड हुए। ओ 4 ऐड कर रहे हैं तो एल में हमारा 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ओ में हम 4 ऐड करेंगे एम ओ कितने पे आता है 15 पे 4 19 हो जाएगा, और टी में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 18 पे क्या आता है तो आर आता है, 19 पे क्या आता है तो एस आता है, और आर एस। तो देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, एक्स एक्स तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आना है 24 पे आज क्या आता है एक्स वाई जेड, एक्स आएगा तो क्या हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही उगम का चयन करें। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो स्टार दिया गया है इनको इनके स्थान पर इस चिन्हों को रखना है, और आप लास्ट में इक्वल्स इक्वल्स लगाए। इसका मतलब क्या है, इस कैलकुलेशन को जब इतनी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली इक्वल्स ही आना, क्योंकि सभी ऑप्शन में इक्वल्स ही दिया गया है, और इन सभी को जोड़ें घटाएं गुणा करें कुछ भी करें, इक्वल्स 174 ही आना है, बराबर 174 ही आना है। ठीक है, हम कर लेते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर मैंने इस स्टार की जगह पर माइनस या प्लस या फिर भाग दे दिया तो ये संख्या कुछ कम नहीं हो जाएगी, और फिर आगे फिर 20 और 2 ही क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तब भी नंबर इतना नहीं ला पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कोशिश करती हूँ, अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई मैंने कर दी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा भी दिया, तो जहाँ तक है 200 से तो कम ही आएगा। देखो 96 है, इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 200 से कम ही आएगा। तो मैं पहले वही ऑप्शन उठा के देखूंगी जहाँ पर इसमें गुणा है, पहले में डी में है, तो मैंने यहाँ पर इसको देख लेना है। ठीक है, इसको ये वाला ऑप्शन रख के देख लेती हूँ। 96 अगर 2 करेंगे मल्टीप्लाई तो देखते हैं कितना हो जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ पर ये प्लस है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये प्लस है, गुणा नहीं है। ठीक है, तो देखिए 96 में अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 यानी 192। ठीक है, फिर आपका प्लस वाला साइन है तो प्लस करेंगे, प्लस आ जाएगा आपका 20, और माइनस आ जाएगा आपका नहीं, यहाँ पर ये साइन गड़बड़ है। देखो इसमें साइन गड़बड़ है, क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें सारे साइन ही गड़बड़ेंगे, इसका आंसर आएगा ही नहीं। कोई भी आप लगा के देख लीजिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, अगर इसका साइन कुछ इस प्रकार होता, यहाँ पर होता पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको माइनस करना है, फिर आपको प्लस करना है, और फिर इक्वल करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं करवाऊंगी नहीं क्योंकि इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि ए ओ एम एच के और यू केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं मतलब सर्कल में बैठे हैं, लिखा भी आगे क्वेश्चन में, तो कितने लोग बैठे हैं उतने हम लाइन खींच लेते हैं। 2 4 6 लोग बैठे हैं, 4 लोग इस प्रकार बैठ गए, यानी कि 1 2 3 4 और 6 लोग। मैंने आपको दायां का चिन्ह लगाना बताया, तो दायां का साइन लगते हैं इस प्रकार, इधर दायां होता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी जो पिछली क्लास है वो देख लें, तो दायां का चिन्ह लगा दें, यहाँ पर दायां का डॉट डॉट लगा लेंगे तो हमें याद रहेगा इधर दायां होता है, कोई भी बैठेगा उसका दायां इधर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए एम या फिर यू के बगल में नहीं बैठा है तो मैं इस लाइन को पढ़ूंगी नहीं, पहले आगे पढ़ूंगी, जो मुझे जहाँ पर साइन मिल जाएगा वहीं से लगाना स्टार्ट कर दूंगी। यू एच के दाईं ओर बैठा, ओके, मैंने एच को यू को यहाँ बैठा देना है। अब जो यू है ना वो एच के दाईं ओर बैठा है, अब मैंने अगर एच को इधर बैठाऊंगी तभी तो उसका दायां इधर आएगा, दाईं ओर बैठा है तो यहाँ पे एच बैठा देती हूँ। यू जो है ना वो एच के दाईं ओर बैठ गया है, के एम के बाईं ओर बैठा है, के एम के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, जो जीरो यानी कि ओ के विपरीत है, अब के एम आया है, के है जो यहाँ पर अगर मैं के बैठा दूँ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि के एम के बाईं ओर बैठा है, के यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर एम बैठा दूँ तो एम का बायां किधर होगा, के एम के बाईं ओर उधर बैठ जाएगा। ठीक है, मैंने अगर एम यहाँ पर बैठाना है तो के जो है ना वो एम के बाईं ओर इधर हो जाएगा ना, के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है ए एम या फिर यू के बगल में नहीं है। ए अगर मैं यहाँ पर यू और एम के, एम मुझे, हाँ ठीक है, ए जो है ना तो एम के भी नहीं है और यू के भी नहीं, इसकी मतलब एम के तो नहीं है लेकिन यू के तो आ जाएगा, ए नहीं होगा। हाँ, ए जो है ना एम के और यू के बगल में नहीं है, ठीक है, नहीं है तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओ के विपरीत कौन, जो ओ के विपरीत है, के एम के बाईं बैठा है। अच्छा, साइन तो मिल रहा था मैं फिर भी हमने गड़बड़ कर ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने यू को देख लिया, यू एच के बाईं ओर, के एम के बाईं ओर बैठा है, जो कि ओ के सामने के विपरीत बैठा है। के कौन, के जो है ना ओ के विपरीत, यानी कि अगर मैंने ओ यहाँ बैठाया तो के यहाँ पे बैठा देना है, और के एम के बाईं ओर बैठा है तो यम के बाईं ओर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा आपका। तो मैं क्या करूँ, के को यहाँ बैठा देती हूँ, के एक बैठा देती हूँ, ओ के विपरीत बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं के एम के बाईं ओर है, अगर मैं के यहाँ पे बैठा दूँ, के जो ना एम को यहाँ बैठा दूँ, एम के बाईं ओर बैठ गया, ठीक है, और ओ के विपरीत भी हो गया। अब ऊपर वाली लाइन देखिए, ए एम या फिर यू के बगल में नहीं है, कौन, ए जो है ना तो यम के ना तो यू के बगल में है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
ठीक है, हमारे पास अभी कितना बैठे हैं, एच और यू ही सिर्फ बैठे हैं, एच और यू, एच और यू। क्यों ना मैं यू को इधर बैठा दूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ एच हमारा यहाँ बैठा है, एच यहाँ बैठा है, तो यू हमारा इधर बैठ जाएगा। ठीक है, यू जो है ना एच के दाईं ओर है, बैठा दिया, यू एच के दाईं ओर बैठा दिया, के एम के तो बाईं ओर है लेकिन ओ के विपरीत है, तो ओ के विपरीत कौन है, विपरीत है, के एम के बाईं ओर है। अच्छा, एम है ओ के विपरीत, तो एम को यहाँ बैठा दूँ मैं अगर, तो ओ के इसके ओ विपरीत है, और कह रहा है के जो है ना एम के बाईं ओर, तो एम का बाईं तो देख रहे हो इधर हुआ ना। ठीक है, बैठा दिया हमने। अब यहाँ पर कौन बचा हमारा, ए बचा ना, सब तो सब बैठ गया, आ गया। जो कि ओ के दाईं ओर कौन है, तो ओ के दाईं ओर आपका ए हो जाएगा ना, ए कहाँ लिखा है, डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ कर दी, सिर्फ एक लाइन के बदले में एम जो था, यानी के एम के बाईं ओर था, जो यानी कि एम की बात कर रहे थे कि एम जो है ना ओ के विपरीत है, मैं इसको के में रख रही थी, तभी गड़बड़ हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, दर्पण दिखाया गया है, एस को दर्पण में दिखाया गया, तो एस की जो दर्पण में आकृति कैसी बनेगी, तो ऐसी बनेगी। देखिए कहाँ पर बनी हुई है, बी में बनी हुई है, आंसर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ विषम दिया गया है, देखो असंगत को ढूंढना है। स्कार्फ सर्दियों में पहनते हैं, दस्ताने सर्दियों में पहनते हैं, धूप चश्मा जो है ना वो गर्मी में लगाते हैं, स्वेटर, तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ए बी सी डी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, बैठा देते हैं इनको एक पंक्ति में। इसका अगर ऊपर मुँह करके बैठे हैं तो इसका दायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। बैठाते हैं इनको। सी डी और ए के बीच में बैठा है, सी जो है ना, ठीक है, मैंने क्या करना है यहाँ पर सी बैठा देना है, और कहता है कि डी और ए के बीच में बैठा है। एक चीज़ तो पूरी हमें मिल गई, देखते हैं सही बैठेगा नहीं बैठा। ई ना तो अंत में बैठा है, ना ही डी के पास में बैठा है, नहीं तो डी के बगल में, तो इसके पास जगह भी कहाँ है, तुम बैठो जाके, अंत में नहीं बैठो तो मत बैठो, यहाँ बैठ जाओ। मैंने यहाँ बैठा दिया, लो। ई ना तो अंत में बैठा है, ये अंत में कोई और बैठा होगा। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 ही तो लोग हैं, बैठ तो गए। एक अच्छा एक ही तो बचा, कौन बचा, ए बैठ गया, बी बैठ गया, बी नहीं बैठा अभी, तो बी लास्ट में आ जाएगा, इसका मतलब बी अंत में। देखो बन गई लाइन हमारे पास, सी डी और ए के बीच में, सी जो है ना डी और ए के बीच में बैठ गया। ई जो है ना अंत में भी नहीं है, डी के बगल में भी नहीं है, तो मत बैठो, हम यहाँ बैठा देंगे तुम्हें। बी जो है ना वो लास्ट में चला जाएगा। ओके, तो डी के दाएं कौन है, डी जो है ना, अब डी का दाएं मैंने बताया ना, डी के दाएं इधर हुआ ना, इसका दाएं इधर लिखा, तो सी हो जाएगा आंसर आपका, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इसको मतलब इसने नंबर को कुछ इस प्रकार लिखा जाना है, लिखा गया, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे। ओके, इसमें अच्छा ये बहुत इजी होता है, देखो सेम नंबर रिपीट कुछ भी इस पर हो, एम का इसमें 6 है, यू का, ई का और ई इसमें भी है, तो 4 4। अच्छा, इनमें भाई रखना, देखो एस की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखो एस की कितनी है, एस की आ जाएगी आपका 5, क्योंकि यहाँ पर एस का देखो 5 उन्होंने रखा है, ये 5 है लास्ट में। ई का कितना है, तो यहाँ पर ई का देखो कितना है लास्ट से दूसरा, यानी कि 4 है, तो 4 हो जाएगा इसमें तो ये चीटिंग वाले होते हैं, ऊपर दिया गया है उसका चीटिंग करके, मतलब किस जो ये अक्षर है इसको क्या नंबर दिया गया है, तो भाई आपको रख देना है। आर को इन्होंने क्या दिया है, तो आर देखो लास्ट से तीसरा ना, तीसरा कितना है, 1 है, तो इसका 1 आ जाएगा। देखो 5 4 1 इतना हो गया, ठीक है। आर के बाद बी का कितना है, तो बी का आपका हो जाएगा 6, ठीक है। ई कितना है, तो ई का हो जाएगा आपका, ई है आपका 4, और आर पे कितना है, फिर 6 है, कितना 54 16 40 54 आपका। अच्छा, आर के बाद बी का कितना था, बी का आपका 6 था, कितना है, चलो ये रहा ना, आर का 1 है, यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका जगह बी बिल्कुल यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, यानी पहले ब्रैकेट हटाना है, बोर्ड मास, कोई बोर्ड मास मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट हटाना होता है, फिर ऑफ हटाना होता है, फिर डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, अबस्ट्रैक्ट करना हो, सब्सट्रैक्ट करना होता है। अबस्ट्रैक्ट मतलब माइनस प्लस, एंड सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हमें कहाँ दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, तो इसको हटा देंगे, 3 3 9 आ जाएगा, यानी 3 3 9। अब लिख लेते हैं 64 डिवाइड बाई 2 इंटू, नहीं ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट हटाना है, तो हम लिखेंगे 64 2 इंटू 3 आ गया ना, 3 डिवाइड बाई 9 और माइनस 32, काट दीजिए, 3 से 3 3 9 हो गया, और 3 3 9, ये तो कहानी चैप्टर कहते हैं, चैप्टर फिनिश। अब यहाँ पर कितना बचा, 64 डिवाइड बाई 2 माइनस 32, इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 32 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आया 0, तो आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5% प्रति वर्ष की दर से 360 रुपये का साधारण ब्याज
साधारण ब्याज कितना है 72 होने में कितना समय लगेगा। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और ये आपकी आम जिंदगी में भी काम आते हैं। कभी आपके पापा या कभी कोई भी रिलेटिव पैसे उधार लेते हैं या देते हैं तो कहते हैं हमें इंटरेस्ट इतना मिला, इतना इतने पूछ ही लेते हैं सडनली क्वेश्चन कि हमने इतना पैसा दिया था, इतना ब्याज दिया उन्होंने, इतने समय में दिया तो कितना % दिया उन्होंने ना, ऐसे होते रहते। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा याद रखा करें। इनका फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज बराबर P मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R मतलब होता है रेट मतलब दर, और T मतलब होता है समय मतलब समय, ठीक है, डिवाइड में 100 रखना होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना दिया गया, यानी 72 किसी ने हमें वापस किया, हमने उन्हें कितना दिया था, हमने दिया था 360, हमने रेट पे कितना दिया था, मतलब दर कितनी 5% पे दी गई थी, और समय हमें पता ही नहीं कितना है, ठीक है, कितना लगा, किसी ने हमें इतना ब्याज दिया आके, हमने इतना रुपया दिया था और हमने पहले तय किया था कि हम इतने % ब्याज पर मतलब आपको पैसा दे रहे हैं। अब उन्होंने हमें इतना इंटरेस्ट दे दिया आकर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया आगे, तो उन्होंने कितने टाइम बाद दिया है, तो देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हमारी इक्वेशन बन गई, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7200 बराबर 360 इंटू 5 इंटू टी। अब टी बराबर हम आराम से निकाल लेंगे, 7200 डिवाइड 360 इंटू 5 बराबर टी। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे, ओके, काटेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20। अब 36 को काट लीजिए, आपका समय निकल आएगा 4 वर्ष। देखो 6 के 6 8 6 चौक 24, 4 वर्ष आएगा। जब 36 को 124 से काटेंगे, 124 को 36 से काटेंगे तो टाइम आपका 4 वर्ष निकल के आएगा। क्या मैं भी उल्टा बोल रही हूँ? हाँ, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। इन सभी का कुल मूल्य 31 रुपये है, तो बैग में 1 रुपया के कितने सिक्के होंगे। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं ना ये वाले, लेकिन बहुत ही ईजी होते हैं, यकीन मानिए बहुत ईजी होते हैं। आप कैसे करेंगे इनको मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या करना है, हमारे पास 3 अनुपात में दिए हुए हैं, तो इसको, अरे यार पेन तो लिया ही नहीं मैंने, हाँ, तो 3 अनुपात, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ा लेती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखती हूँ, हाँ। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार है 3x, फिर हमारे पास है 4x और हमारे पास है 5x। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ना वो 1 रुपया का है। अब याद रखिए 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, यहाँ पर बताती हूँ मैं। 1 रुपये में होते हैं आपके 100 सिक्के, ठीक है। यहाँ पर 25 सिक्के हैं, 25 पैसे हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 पैसे हैं, तो 1 रुपया कितने मतलब कितना वैल्यू है, यानी कि ये जो अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा 1/4, बिल्कुल हो जाएगा ना। अगर मैं 25 4 बार जोड़ूँ तब 100 सिक्के हो जाए, 100 पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार 50 पैसे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको फ्रैक्शन आती है ना 2, 1/2 है, और 50 का तो 1 रुपया है, मतलब 1 रुपया तो 1 रुपया ऑलरेडी दिया है, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना है, 3x इंटू 1/4, क्योंकि ये 25 पैसे की बात हो रही है। पहले में एक बैग में जो ना 3 जो दिया है ना, वहाँ पे 25 पैसे के 3x में है, प्लस जो 4x दिया है उसका है, उसमें है 50 पैसे के सिक्के, प्लस हमारे पास है जो 5x है ना, वो हमारे हैं 1 रुपया वाले, और टोटल हम जोड़े जब हमने तो हमारे पास 31 निकले, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x डिवाइड बाय 4 प्लस 4, यानी कि 2 यहाँ पर x आ जाएगा, इसको काट देंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 5x बराबर हमारे पास आ जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4x यानी कि 3x प्लस 7x, 5 और 2 7x हो जाएगा, बराबर हमारा किधर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2x तो 4 तो लिखा ही नहीं हमने, ये हो जाएगा 31, ठीक है। यहाँ पर 31 लिखा था, 32 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 7 के 7 चौक 28x, और ये उधर पहुँच जाएगा 7 इंटू 31। जब इसको आप देखेंगे 27 और सॉरी 28 और 3 31 हुए ना, 31x बराबर 7 इंटू 31। इस 7 कहाँ से आ गया, 4 रखने हैं, 4 थे ना, यहाँ से ये वाला गया ना, ये गया इधर मल्टीप्लाई, तो 4, 31 से 31 गया, बचा कितना 4, x की वैल्यू 4 आई, लिखने में वहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है तो याद रखिएगा 4 है। अच्छा, पूछा क्या 1 रुपये कितने सिक्के थे, x की वैल्यू 4 है, और ये देखिए 5x था, तो 5x में 5x यानी कि 5 इंटू 4, 5 चक्कू 20, यहाँ पर आपका जाएगा 20, यानी कि 1 रुपये के जो थे ना वो 20 सिक्के थे, बी बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकेंड में एक पोल से गुजरती है, ट्रेन की गति क्या है। ओके, देखो पोल की कोई वो नहीं होती, मतलब अगर कोई पोल खड़ा है तो कितनी दूरी कवर करेगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई पुल होता तो ये दूरी कवर भी करता, कोई रोड होता दूरी कवर भी करता, अब वो पोल क्या दूरी कवर करे, कुछ नहीं। तो ट्रेन की अपनी लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हमारे पास लंबाई मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 400 मीटर, टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड हमें निकालना है।
हम निकाल लेते हैं पहले चाल, स्पीड कितनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40, 20 सेकेंड था ना, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन, हाँ ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय आपका हो जाएगा 400 मीटर ट्रेन है 20 सेकेंड में पार करती है, 0 से 0 गया 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। अब ये कह रहे हैं ट्रेन की स्पीड जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड तो आगे में यही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है। अब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें 18/5 करना पड़ेगा। जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको कर लेते हैं 5 चक्कू 20 और 18 चक्कू 72 होता है, तो आपका 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आंसर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। 27 इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 27 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 18 वस्तुओं के एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताइए, तो कैसे निकालते हैं इसको हम कर लेंगे आपस में डिवाइड। अब सीपी जो है ना सीपी डिवाइड में आ जाएगा आपका एसपी और 18 इसका प्रोपोर्शनली डिवाइड करना पड़ेगा हमें, डिवाइड में 27, ठीक है। अब हमेशा याद रखना प्रतिशत किस पे निकलेगा, तो प्रतिशत आपका निकलेगा बताइए कॉस्ट प्राइस पे, तो फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड सीपी इंटू 100। सीपी कितना है तो 18 है और एसपी में से सीपी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना बचेगा 27 में से 18 यानी कि 18 19 20 7 8 9 बचेगा आपका, मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, इंटू 100। 9 दूनी 18 कट गया और 2 पंचे 10 यानी कि 50%। 50% लाभ हुआ, देख लीजिए आप कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, व्यक्तियों का औसत भार 2.5 kg बढ़ जाता है, ये इंक्रीज हुआ है क्या, एवरेज भार इंक्रीज हुआ है। जब उनमें से 75 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, अच्छा ये व्यक्ति गया है और नया व्यक्ति आया है, नए व्यक्ति का भार यानी कि वेट कितना वजन पूछा गया है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, पहले जो टोटल व्यक्ति थे 8 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये बता तो दिया गया 8 व्यक्तियों का औसत, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं तो 8 हैं, उनका एवरेज जो है ना मैंने मान लिया है एवरेज है x, तो टोटल नंबर मतलब टोटल भार कितना हो जाएगा, टोटल भार उनका हो जाएगा 8x, यही हो जाएगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इसको, जो ये 8 व्यक्ति थे टोटल 8 टोटल हो गया, इसमें से 75 जो जिसका वजन था वो निकल गया, लेकिन एक नया आ गया, मैंने उसको 22 मान लिया है, ठीक है। डिवाइड में टोटल व्यक्ति कितने हैं 8 हैं, लेकिन इनका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज हमने पहले x माना था और जो 75 वाला गया और 22 वाला आया, इस वजह से जो एवरेज है वो 2.5 बढ़ गया। समझ आया आपको, मतलब टोटल 8 लोगों का जो भार था वो इतना था, उसमें से 75 वाला चला गया और एक x वाला 22 वाला आ गया। अब इनका एवरेज अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से तो इनका एवरेज निकले। मान लीजिए आप 2 लोग हैं, ठीक है, आप 2 लोगों का वजन कितना है मुझे नहीं पता, मतलब एवरेज कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोगों का जो टोटल वजन है वो 40 है, ठीक है। तो मैं इसका एवरेज आसानी से निकाल सकती हूँ। क्या करूँगी मैं, टोटल से इसको जो टोटल है उसको लास्ट में इसके जो नंबर है उसे डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 20, आपका एवरेज कितना 20 आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर ये टोटल हो गया, ये वाला मैंने सब टोटल किया, क्योंकि जो टोटल है उनमें से जो भी निकालना था निकाल दिया, और 8 जो है ना मैंने नंबर रख दिए, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आ जाएगा, इसका सॉल्व करना है, ओके। 8x माइनस 75 प्लस 22 इक्वल्स टू 8 हमारे इधर जाएगा 8x प्लस 2.5। 8x इधर ले आएंगे पहले तो कट ही जाएंगे, ठीक है। माइनस का 75 इधर है तो उधर ले आएंगे हम, तो हो जाएगा प्लस का। इसको सॉल्व कहाँ पर करें यार, स्पेस तो बचा ही नहीं है। देखो 22 बराबर हमारा हो जाएगा 2.5 प्लस, क्योंकि इधर माइनस का 75 था तो प्लस का पहुंच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 इक्वल्स ये 2.5। अच्छा इसमें मल्टीप्लाई हमने इसको तो की नहीं, हमने 8 की सिर्फ इसमें 8x में कर ली थी, 8x होगी, इसमें तो करनी पड़ेगी। 8 पंचे 40, यहाँ पर आपका 2.5 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 8 पंचे 40 का 0, इसका इधर यहाँ पर कर देती हूँ मैं, यानी 2.5 इंटू 8 पंचे 40 का 0, 8 से लगा 4, 8 दूनी 16 4 20, यहाँ पर 20 आएगा, यानी पॉइंट अगर एक के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा। तो 20 से 75 कितना हुआ 20 प्लस 75 आपका हो जाएगा 5 का 5 7 8 9 70, 7 8 9 95, हाँ 95 आना चाहिए ना, कहाँ पर है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।